गुड इवनिंग। पिछला क्लास में हम आप लोगों को कुंडली में संचित चुंबकीय ऊर्जा का समीकरण बताए थे। कुंडली में संचित चुंबकीय ऊर्जा का समीकरण U बराबर 1/2 LI², U बराबर 1/2 LI²। अगला जो हमारा आज का टॉपिक होने वाला है, टॉपिक है धारावाही कुंडली में धारावाही परिनालिका में संचित चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का समीकरण प्राप्त करें। धारावाही कुंडली में धारावाही परिनालिका में संचित चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का समीकरण प्राप्त करें। चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का समीकरण क्या होगा? तो ऊर्जा घनत्व निकालने से पहले हम लोगों को ऊर्जा निकालना होगा। ऊर्जा घनत्व निकालने से पहले हम लोगों को ऊर्जा निकालना होगा कि ऊर्जा का मान कितना होगा। तो समझने की कोशिश करिएगा। हम लोग सूत्र पढ़े हैं परिनालिका के लिए B बराबर μ0 × N/L × I। B बराबर μ0 × N/L × I। ये सूत्र हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं परिनालिका के लिए। तो यहाँ से हम I बराबर लिख सकते हैं B × L बटा μ0 × N। B × L बटा μ0 × L। B0 देख सकते हैं आप लोग, B0 × L बटा μ0 × N। अब हम इसके आगे बढ़ने की बात करते हैं। ये आपका तो डायरेक्ट B का सूत्र हो गया। पुनः हम लोग जानते हैं कि L बराबर μ0 × N² L × A। ये भी हम सूत्र आपको पिछला क्लास में बता चुके हैं। L बराबर μ0 × N² L × A। तो L और I दोनों का मान निकल गया। जैसा कि हम आपको लास्ट टॉपिक पढ़ाए थे कि कुंडली में संचित चुंबकीय ऊर्जा का सूत्र 1/2 LI²। ये तीनों ही सूत्र आप पहले से जानते हैं। ये तीनों ही सूत्र, ये वाला सूत्र आप पहले से जानते हैं, ये भी सूत्र आप पहले से जानते हैं और ये भी सूत्र आप पहले से जानते हैं। तो करना क्या है, यहाँ से I, यहाँ से L का मान रख दीजिए। I और L का मान यहाँ रखिएगा तो क्या होगा, U बराबर 1/2 L के जगह पर μ0 × N² L × A और I के जगह पर V × L बटा μ0 × N का होल स्क्वायर। V × L बटा μ0 × N का होल स्क्वायर। तो U बराबर 1/2 μ0 × N² L × A गुना B² × L² बटा μ0 का स्क्वायर × N²। μ0 का स्क्वायर × N²। N² से N² कटेगा, μ0 से एगो μ0 कटेगा, एक L से एक L कटेगा। फाइनली जो बच गया उसको आप लिखिए U बराबर 1/2 B² बटा μ0 × A × L। U बराबर 1/2 B² बटा μ0 × A × L। ये कुंडली में संचित चुंबकीय ऊर्जा का सूत्र हुआ। ये चुंबकीय ऊर्जा का मान निकला। कुंडली में संचित चुंबकीय ऊर्जा का मान है। ये सूत्र आप पहले से जानते हैं, ये भी सूत्र पहले से जानते हैं और ये भी सूत्र पहले से जानते हैं। तो दोनों का मान यहाँ रख दिए, सॉल्व कर दिए, इतना आया। ये कुंडली में संचित चुंबकीय ऊर्जा का सूत्र है। U बराबर 1/2 B² बटा μ0 A × L। यहाँ थोड़ा समझिएगा, A क्षेत्रफल है और L लंबाई है। A क्षेत्रफल है और L लंबाई है। और शायद आप जानते होंगे क्षेत्रफल गुना लंबाई आयतन होता है। क्षेत्रफल गुना लंबाई आयतन होता है। तो हम यदि इसको ऊर्जा घनत्व निकालें तो आयतन से भाग देंगे। ऊर्जा घनत्व निकालना चाहते हैं आप तो आयतन से भाग देंगे, मतलब A × L से भाग देंगे। यदि ऊर्जा घनत्व निकालना चाहते हैं आप, ऊर्जा घनत्व निकालना चाहते हैं तो A × L से भाग देंगे तो हो जाएगा 1/2 B² बटा μ0। A × L कट जाएगा। यही हुआ हमारा ऊर्जा घनत्व का सूत्र। ये हमारा कुंडली में संचित चुंबकीय ऊर्जा हुआ और ये ऊर्जा घनत्व हुआ। क्षेत्रफल गुना लंबाई आयतन होता है, तो क्षेत्रफल गुना लंबाई से भाग दे दिए तो प्रति एकांक आयतन में जो संचित ऊर्जा है
वही ऊर्जा घनत्व है। ऊर्जा घनत्व का सूत्र होता है ऊर्जा बटा में आयतन। सवाल हो सकता है ना कि सर आयतन से ही भाग क्यों दिए, तो ऊर्जा घनत्व का सूत्र होता है ऊर्जा बटा में आयतन। तो ऊर्जा ये आ चुका है, इसमें आयतन से भाग दे दिए, मतलब A इंटू एल से भाग दे दिए तो A इंटू एल कट जाएगा। तो ऊर्जा घनत्व का सूत्र आ गया 1/2 B स्क्वायर बटा म्यू नॉट। ये चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र है। चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र है 1/2 B स्क्वायर बटा म्यू नॉट। चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र है 1/2 B स्क्वायर बटा म्यू नॉट। ध्यान रखिएगा, बहुत बेहतरीन रिलेशन है। यदि आप लोग यहाँ पर कई सवाल करना चाहते हैं, कहीं पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। चुंबकीय ऊर्जा घनत्व एवं विद्युतीय ऊर्जा घनत्व का अनुपात प्रकाश के वेग के बराबर होता है। अब देखेंगे आप लोग कि चुंबकीय ऊर्जा घनत्व 1/2 B स्क्वायर बटा म्यू नॉट और विद्युत ऊर्जा घनत्व 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू E स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1/1 हमारा ये तो हो गया, तो 1/2 कट गया और ये आपका हो जाएगा B स्क्वायर बटा में E स्क्वायर गुना 1/2 म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/1। ये आपका हो जाएगा 1/2 म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट बराबर E स्क्वायर बटा B स्क्वायर। E स्क्वायर बटा B स्क्वायर 1/2 म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। E बटा B C होता है तो C स्क्वायर और C बराबर हो जाएगा 1/√2 म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। C बराबर 1/√2 म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। चुंबकीय ऊर्जा घनत्व एवं विद्युतीय ऊर्जा घनत्व का जो रेशियो होता है वो प्रकाश के वेग के बराबर होता है। चुंबकीय ऊर्जा घनत्व एवं विद्युतीय ऊर्जा घनत्व का जो रेशियो होता है वो प्रकाश के वेग के बराबर होता है। अगला जो हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है हम उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। बहादुर ध्यान दीजिएगा, टॉपिक है गतिक विद्युतवाहक बल का समीकरण प्राप्त करें। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, गतिक विद्युतवाहक बल। गतिक विद्युतवाहक बल का समीकरण प्राप्त करें। गतिक विद्युतवाहक बल का समीकरण प्राप्त करें। ये आपका दो लोहे की पटरी है, ये आपका दो लोहे की पटरी है। एक पटरी आपका ये हुआ, दूसरा पटरी आपका ये हुआ। ये आपका दो लोहे की पटरी है, दो लोहे की पटरी है। इसको एक तार से जोड़ दिया गया। दो लोहे की पटरी है, इसको एक तार से जोड़ दिया। इस पर कोई चालक छड़ रखा गया है जिसकी लंबाई भीतर में, पटरियों के भीतर लंबाई L है। बाहर कितना मुझे उससे मतलब नहीं है, पटरियों के भीतर लंबाई L है। इसके बाद कुंडली के तल के लंबवत भीतर की ओर, कुंडली के तल के लंबवत भीतर की ओर मतलब ऐसे या ऐसे कह सकते हैं आप। कुंडली के तल के लंबवत भीतर की ओर चुंबकीय क्षेत्र B है, चुंबकीय क्षेत्र B है। इस पर बल लगा करके V वेग से छड़ को बाहर की ओर खींचा जाता है। इस तरह से बल लगा करके V वेग से छड़ को बाहर की ओर खींचा जाता है। ऐसे जब खींचा जाता है तो छड़ अपनी जगह से हट करके अब दूसरी जगह आ गया। यहाँ पर छड़ यहाँ से चल के यहाँ आ गया, dx दूरी तय करके, dx विस्थापन तय करके छड़ यहाँ से चल के यहाँ आ गया V वेग से। तो बहादुर पहले यदि हम बात करें तो ये इतना क्षेत्रफल कवर किया था, अब इतना क्षेत्रफल कवर कर रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है क्षेत्रफल में परिवर्तन इतना ही हुआ है, क्षेत्रफल में परिवर्तन इतना ही है, L इंटू dx। क्षेत्रफल में परिवर्तन बराबर L इंटू dx। क्षेत्रफल में परिवर्तन बराबर L इंटू dx। क्षेत्रफल में परिवर्तन बराबर L इंटू dx। अब बहादुर समझने की बात है कि क्षेत्रफल में परिवर्तन L इंटू dx है और चुंबकीय फ्लक्स का जो सूत्र होता है, चुंबकीय फ्लक्स का जो सूत्र होता है वो चुंबकीय क्षेत्र गुना क्षेत्रफल होता है, चुंबकीय क्षेत्र गुना क्षेत्रफल। तो बहादुर जब क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा तो स्वाभाविक सी बात है चुंबकीय फ्लक्स में भी परिवर्तन होगा। जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा तो चुंबकीय फ्लक्स में भी परिवर्तन होगा। क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा
तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कितना हुआ, तो डी फाई बराबर बी इंटू एल इंटू डी एक्स। और कॉस थीटा का मान 0 डिग्री, कॉस थीटा का मान 0 डिग्री। सवाल है थीटा का मान सर 0 डिग्री कैसे हुआ। तो बहादुर चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत है, हमने बताया कि चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत है, और क्षेत्रफल भी तल के लंबवत होता है। अब जानते होंगे क्षेत्रफल की दिशा भी तल के लंबवत होती है, तो चुंबकीय क्षेत्र भी तल के लंबवत है और क्षेत्रफल की दिशा भी तल के लंबवत है, दोनों एक ही दिशा में है। थीटा का मान 0 डिग्री हुआ। तो डी फाई बराबर बी इंटू एल इंटू डी एक्स, कॉस 0 डिग्री का मान 1 हो गया। डी फाई बराबर बी इंटू एल इंटू डी एक्स, दोनों तरफ अवकलन करने पर, दोनों तरफ अवकलन करने पर डी फाई बाई डी टी बराबर बी इंटू एल इंटू डी एक्स बाई डी टी। डी फाई बाई डी टी बराबर बी इंटू एल इंटू डी एक्स बाई डी टी, दोनों तरफ माइनस से गुना करा दीजिए। डी फाई बाई डी टी बराबर माइनस बी एल, और शायद आप जानते होंगे डी एक्स बाई डी टी बी हो गया वेग। विस्थापन में परिवर्तन के दर को वेग कहते हैं। डी एक्स बाई डी टी वेग हो गया, माइनस डी फाई बाई डी टी फैराडे के नियम से ई हो गया, माइनस डी फाई बाई डी टी फैराडे के नियम से, फैराडे का दूसरा नियम ई हो गया। विद्युत वाहक बल या वोल्टेज कभी माइनस में होता नहीं है, तो हम चाहेंगे तो इसको मोड में लिख सकते हैं, मोड बी एल भी, मोड बी एल भी। फिर से एक बार यहाँ से खींच के जब यहाँ लेके आए तो क्षेत्रफल में परिवर्तन हुआ, क्षेत्रफल में परिवर्तन हुआ तो फ्लक्स में परिवर्तन हुआ, फ्लक्स में परिवर्तन इतना हुआ। दोनों तरफ अवकलन कर दिए, डी फाई बाई डी टी बराबर बी एल डी एक्स बाई डी टी, डी फाई बाई डी टी दोनों तरफ माइनस से गुना करा दिया, माइनस डी फाई बाई डी टी ई हो गया, डी एक्स बाई डी टी भी हो गया, ई बराबर माइनस भी एल भी, ई बराबर माइनस बी एल भी। यहाँ पर बहुत से लोग ये नहीं समझ, बी एल भी याद तो कर लेते हैं, बी एल भी सबको याद है, लेकिन ये लोग भूल जाते हैं बी एल और भी का डायरेक्शन किस तरह से होता है। तो हम आपको एक बार डायग्राम से बता रहे हैं, प्रैक्टिकली देखिएगा। ये बहादुर एल है, ये ऐसे एल है और ऐसे आपका बी है, अंदर की ओर बी है, और ये आपका भी है, समझिएगा। ऐसे आपका डायग्राम होगा। ये आपका एल है, ये आपका बी है, ये पेन जो आप देख रहे हो ये बी है, ये एल है, और ये आपका भी वेग से बाहर की ओर खींचा जा रहा है, भी वेग से बाहर की ओर खींचा जा रहा है। इस तरह से आपका डायग्राम होगा। ये आपका एल है, ये आपका बी है, और ये आपका भी है जो भी वेग से बाहर की ओर खींचा जा रहा है। तीनों एक दूसरे के लंबवत होगा इस तरह से। यह आपका गतिक विद्युत वाहक बल का समीकरण हुआ। यदि आप लोगों को इनमें से कहीं पर प्रॉब्लम हो, इसमें यदि कहीं सवाल पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हैं। यदि कि जो आप लोगों का टॉपिक है वो टॉपिक है समरूप चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कुंडली की व्याख्या करें। समरूप चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कुंडली की व्याख्या करें, घूर्णन करते हुई कुंडली की व्याख्या करें। या आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि एसी जनरेटर के क्रिया विधि की व्याख्या करें। फिर सुनिएगा, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कुंडली यानी घूर्णन करते हुई कुंडली की व्याख्या करें। समरूप चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करते हुई कुंडली की व्याख्या करें। या आप इस टॉपिक को ऐसे भी कह सकते हैं कि एसी जनरेटर के क्रिया विधि की व्याख्या करें। एसी जनरेटर के क्रिया विधि की व्याख्या करें। तो चलिए हम लोग पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। हम लोग पहले इसका डायग्राम बनाते हैं किस तरह से है, कोई बड़ी बात नहीं है। और लेकिन एक बात और, ये जो डायग्राम बनाने जा रहे हैं ये आपको अभी कम से कम 3 बार 4 बार मिल जाएगा, और यदि पूरा फिजिक्स हम पढ़ा देंगे तो कम से कम तो 5 बार 6 बार यही डायग्राम मिलेगा, बार बार एक ही डायग्राम आपको बार बार मिलेगा। ये आपका चुंबक का दोनों सिरा है, नॉर्थ और साउथ। इसमें कोई एक कुंडली है ABCD, ये कोई एक कुंडली है ABCD जो अक्ष के परितः घूर्णन कर रही है ओमेगा कोणीय वेग से। अक्ष के परितः घूर्णन कर रही है ओमेगा कोणीय वेग से। इसमें धारा बह रहा है I, इसका क्षेत्रफल A हो जाएगा। क्षेत्रफल जो है इसका A होगा,
और ये ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन कर रहा है। इसमें फेरों की संख्या n है। कुंडली में फेरों की संख्या कितनी है? लपेटों की संख्या, फेरा मतलब लपेटा, लपेटों की संख्या कितनी है? तो n है। बहादुर समझने की कोशिश करेंगे आप लोग। यदि हम बात करें कुंडली से गुजरने वाला फ्लक्स कितना है, तो फाई। कुंडली से गुजरने वाला फ्लक्स कितना है? तो फाई। तो फाई बराबर टोटल फ्लक्स हो जाएगा n इंटू वेक्टर b डॉट वेक्टर a। फ्लक्स बराबर सूत्र होता है b डॉट a। तो चूंकि फेरों की संख्या n है इसलिए n इंटू बी डॉट a। इसको तोड़ा जाए तो चुंबकीय फ्लक्स बराबर n इंटू बी इंटू ए कॉस थीटा। फाई बराबर कुंडली से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, कुंडली से गुजरने वाला कुल फ्लक्स फाई बराबर n इंटू बी डॉट ए। फाई बराबर n बी ए कॉस थीटा। शायद आप जानते होंगे थीटा बराबर होता है ओमेगा इंटू टी। थीटा बराबर ओमेगा इंटू टी, आप लोग जरूर जानते होंगे थीटा बराबर ओमेगा इंटू टी। तो थीटा का जगह पर रख दीजिए। तो फाई बराबर एन बी ए कॉस ओमेगा टी। फाई बराबर एन बी ए कॉस ओमेगा टी। एन बी ए कॉस ओमेगा टी दोनों तरफ अवकलन करने पर डी फाई बाई डी टी बराबर डी एन बी ए कॉस ओमेगा टी बाई डी टी। डी फाई बाई डी टी बराबर एन बी ए कॉस ओमेगा टी बाई डी टी। डी फाई बाई डी टी बराबर एन बी ए कॉस ओमेगा टी बाई डी टी। डी फाई बाई डी टी बराबर, अब इसका तो अवकलन, आप लोग मैथ के विद्यार्थी हैं और इसका अवकलन सब लोग जानते होंगे। इसका अवकलन क्या होगा? तो एन बी ए कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, डी कॉस ओमेगा टी, डी कॉस ओमेगा टी बाई डी टी। डी फाई बाई डी टी बराबर एन बी ए, शायद आप हम डायरेक्ट अवकलन कर दें तो इसका हो जाएगा ओमेगा माइनस साइन ओमेगा टी। ओमेगा माइनस साइन ओमेगा टी, तो माइनस को इधर ला दीजिए। तो माइनस डी फाई बाई डी टी बराबर एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। केवल मैथमेटिकल है, इसमें कोई फिजिक्स का कंसेप्ट नहीं है। माइनस डी फाई बाई डी टी बराबर एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी है। शायद आप जानते होंगे फैराडे का दूसरा नियम से माइनस डी फाई बाई डी टी हमारा ई हो गया। तो ई बराबर एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ई बराबर एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। शायद आप लोग जानते होंगे कि जिस समीकरण में साइन थीटा और कॉस थीटा हो उसमें साइन थीटा और कॉस थीटा का मान महत्तम रखने से समीकरण का मान महत्तम आता है और न्यूनतम रखने से समीकरण का मान न्यूनतम आता है। जिस समीकरण में साइन थीटा और कॉस थीटा हो उसमें साइन थीटा और कॉस थीटा का मान महत्तम रखने से समीकरण का मान महत्तम आता है और न्यूनतम रखने से समीकरण का मान न्यूनतम आता है। फिर से एक बार शुरू से देख लीजिए इसको। बहादुर, कुंडली से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, कुंडली से गुजरने वाला कुल फ्लक्स फाई बराबर एन इंटू बी डॉट ए। एन क्या है? फेरों की संख्या, एन फेरे है इसलिए एन इंटू बी इंटू ए। बी इंटू ए कॉस थीटा, थीटा की जगह पर ओमेगा इंटू टी। उसके बाद हमने दोनों तरफ अवकलन कर दिया, अवकलन किया तो इतना आया, अवकलन किया तो इतना आया, माइनस को बाहर इधर लेके आ गए, माइनस डी फाई बाई डी टी ई हो गया। ई बराबर एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब चाहे तो इसको समीकरण 1 मान सकते हैं, यह आपका समीकरण 1 मान लीजिए। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि जिस समीकरण में साइन थीटा और कॉस थीटा हो उसमें साइन थीटा और कॉस थीटा का मान महत्तम रखने से समीकरण के मान महत्तम आते हैं। साइन थीटा और कॉस थीटा का मान महत्तम रखने से समीकरण के मान महत्तम आते हैं। और शायद आप जानते होंगे साइन थीटा और कॉस थीटा का महत्तम मान 1 होता है। तो यदि हम साइन थीटा के जगह पर 1 रखें तो क्या होगा? ई मैक्सिमम, तो ई नॉट बराबर एन बी ए ओमेगा, ये आपका आ जाएगा ई नॉट बराबर एन बी ए ओमेगा, जहाँ ई नॉट है क्या? महत्तम विद्युत वाहक बल, महत्तम विद्युत वाहक बल, या आप कह सकते हैं कि शिखर विद्युत वाहक बल, महत्तम विद्युत वाहक बल या शिखर विद्युत वाहक बल। जैसे हमने साइन थीटा की जगह पर 1 रखा तो यह इतना आ गया,
अब देखिए एन बी ए ओमेगा, इसके जगह पर हम ई नॉट रखने वाले हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी, ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी, ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी, ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये आपका आप समझ रहे होंगे, जहाँ ई क्या है तात्कालिक विद्युत वाहक बल और ई नॉट क्या है महत्तम विद्युत वाहक बल। कुछ याद आया होगा यदि कुछ लोगों को, हम एक सूत्र पढ़े हैं y बराबर ए साइन ओमेगा टी 11th में, y बराबर ए साइन ओमेगा टी। y क्या है विस्थापन, a क्या है महत्तम विस्थापन और साइन ओमेगा टी। उसी तरह E क्या है विद्युत वाहक बल, E नॉट क्या है महत्तम विद्युत वाहक बल। यानी ये समीकरण और ये समीकरण दोनों एक ही है, ये समीकरण और ये समीकरण दोनों एक ही है। अंतर यही है कि यहाँ पर विस्थापन है और यहाँ विद्युत वाहक बल है। हम कहना ये चाहते हैं कि ये जो समीकरण है एसएचएम का समीकरण है, सरल आवर्त गति का समीकरण है। यानी ये जो विद्युत वाहक बल है वो एसएचएम में है, ये जो विद्युत वाहक बल है ये सरल आवर्त गति में है, ये जो विद्युत वाहक बल है ये सरल आवर्त गति में है। बहादुर, जो विद्युत वाहक बल आप देख रहे हो सरल आवर्त गति में है। यदि परिपथ का प्रतिरोध, यदि परिपथ का प्रतिरोध बराबर आर, यदि परिपथ का प्रतिरोध आर हो तो ई बटा आर बराबर ई नॉट बटा आर साइन ओमेगा टी, और वोल्टेज बटा प्रतिरोध धारा होता है तो आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। जहाँ आई क्या है तात्कालिक धारा, तात्कालिक धारा, और आई नॉट क्या है शिखर धारा, आई नॉट क्या है शिखर धारा महत्तम धारा। ठीक उसी प्रकार यह विद्युत वाहक बल, यह महत्तम विद्युत वाहक बल, यह विद्युत धारा महत्तम विद्युत धारा। यानी ये जो विद्युत वाहक बल है ये सरल आवर्त गति में है, उसी प्रकार ये जो विद्युत धारा है यह भी सरल आवर्त गति में है। ये दोनों ही एसएचएम के समीकरण हैं। यानी समीकरण 2 और समीकरण 3 प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल के समीकरण है। प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल के समीकरण है, प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल और प्रत्यावर्ती धारा के समीकरण है। यहाँ तक यदि इक्वेशन में किन्हीं को कहीं प्रॉब्लम हो तो आप बेझिझक सवाल कर सकते हैं। यदि यहाँ तक किन्हीं, अब हम आपको बताने वाले हैं कि प्रत्यावर्ती धारा क्या है। प्रत्यावर्ती धारा क्या है? प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट एसी, प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट एसी। बहादुर, वह विद्युत धारा जो अपनी मान एवं दिशा समय के निश्चित अंतराल पर बदलती है। वह विद्युत धारा जो अपनी मान एवं दिशा समय के निश्चित अंतराल पर बदलती है। एक ऐसी विद्युत धारा जो अपनी मान एवं दिशा समय के निश्चित अंतराल पर बदलती है वो प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है, एसी कहलाती है। इसे हम एसी कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा एसी। इसको हम निम्न समीकरण से व्यक्त कर सकते हैं, आई बराबर आई नॉट साइन थीटा या आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये दोनों समीकरण आप लोगों को अभी हम जस्ट बताए हैं। आई बराबर आई नॉट साइन थीटा या आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। हम चाहें तो इसको और अलग अलग रूप में तोड़ सकते हैं, जैसे कि आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा के जगह पर 2 पाई एन इंटू टी, ओमेगा की जगह पर 2 पाई एन इंटू टी। या इसको हम ऐसे भी तोड़ सकते हैं, आई नॉट साइन 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू ए स्मॉल टी, 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू ए स्मॉल टी। ये आपके अलग अलग इक्वेशन हो गए। ये डायरेक्ट आपका एसएचएम का समीकरण है प्रत्यावर्ती धारा का, और ये भी आपका प्रत्यावर्ती धारा का ही समीकरण है। न्यूमेरिकल बनाने में काम आएगा। ये सूत्र आप लोग याद रखिएगा, समीकरण आप लोगों को याद रखना है। ये समीकरण जरूर याद रखिएगा। पिछला लगभग 3-4 सालों में लगातार इस समीकरण से सवाल पूछे जा रहे हैं। ये पिछला 3-4 सालों में लगातार इस समीकरण से सवाल पूछे जा रहे हैं। सवाल कैसे पूछा जा रहा है, किस तरह का सवाल पूछा जा रहा है, वो भी एक दिखा दे रहे हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा। सवाल है कि आई बराबर 10 साइन 2 पाई 50 टी। एक समीकरण दे दिया, आई बराबर 10 साइन 2 पाई 50 टी।
अब प्रश्न है कि आवृत्ति और महत्तम धारा निकालिए, शिखर धारा और आवृत्ति निकालिए। तो बहादुर शिखर धारा और आवृत्ति निकालिए तो हम जानते हैं कि I बराबर आई नॉट साइन 2π/n/t होता है। तो आई नॉट के जगह पर 10 दिया हुआ है और n के जगह पर 50 दिया हुआ है, इसीलिए डायरेक्ट आंसर हो जाएगा आई नॉट बराबर 10 और n बराबर 50 हो तो गया। लेकिन ये तब ही बना पाइएगा यदि आपको इक्वेशन याद रहेगा। इस समीकरण जब तक याद नहीं रहेगा इस तरह के न्यूमेरिकल आप नहीं बना सकते हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा वह विद्युत धारा जो अपनी मान एवं दिशा समय के निश्चित अंतराल पर बदलती है, AC कहलाता है और इसे निम्न समीकरण से व्यक्त कर सकते हैं। बहादुर ये SHM का समीकरण है। ये जो समीकरण आप देख रहे हो SHM का समीकरण है, सरल आवर्त गति का समीकरण है। और शायद आप जानते होंगे सरल आवर्त गति का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह का होता है। सरल आवर्त गति का ग्राफ ऐसा होता है, ये सरल आवर्त गति का ग्राफ है। तो विद्युत धारा यदि सरल आवर्त गति में है तो प्रत्यावर्ती धारा का भी ग्राफ ऐसा ही होगा। चूंकि प्रत्यावर्ती धारा भी SHM में है इसीलिए प्रत्यावर्ती धारा का भी ग्राफ ऐसा होता है। प्रत्यावर्ती धारा का ग्राफ ऐसा होता है। साइन थीटा का कह सकते हैं ग्राफ ऐसा होता है, कॉस थीटा का ग्राफ ऐसा होता है। मैथ में पढ़े होंगे आप लोग, साइन थीटा का भी ग्राफ ऐसा ही होता है, कॉस थीटा का भी ग्राफ ऐसा होता है, SHM का भी ग्राफ ऐसा होता है, इसीलिए प्रत्यावर्ती धारा का भी ग्राफ ऐसा ही है। अब समझिए, जितना इसमें प्लस में होता है उतना ही इसमें माइनस में भी होता है। जितना प्लस में उतना ही माइनस में, यानी एक पूरा चक्र में, एक चक्र में जितना प्लस उतना माइनस, टोटल जोड़ देंगे 0। इसलिए एक बहुत बेहतरीन ऑब्जेक्टिव तैयार होता है कि एक पूर्ण आवर्त में AC का माध्य मान 0 होता है। एक पूर्ण आवर्त में AC का माध्य मान 0 होता है। एक पूर्ण चक्र में AC का कुल मान 0 होता है। एक पूर्ण चक्र में AC का कुल मान 0 होता है, AC का माध्य मान 0 होता है। क्यों? क्योंकि जितना प्लस में है उतना ही माइनस में है। तो बहादुर एक पूर्ण आवर्त में AC का माध्य मान 0 होता है, AC का कुल मान 0 होता है। तो आज का हम इस क्लास में इतना ही रन देंगे। यदि किन्हीं को कोई प्रॉब्लम हो तो सवाल कर सकते हैं। तो आज की इस क्लास में इतना ही, धन्यवाद।